हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। तो आज आप सबों के बीच फिफ्थ एपिसोड लेकर के आया हूँ, जिसका वीवीआई क्वेश्चन का आज आपका 5वीं क्लास है, 5वां दिन है। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ बिना विलंब के। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, आपके बीच आ रहा है, लिखा हुआ है कि मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधों को जब सफेद फूल वाले पौधों से क्रॉस करवाया था, तो जो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले थे। तो याद कीजिए, जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे कि जब मेंडल साहब ने सफेद और बैंगनी फूल वाले पौधों के बीच जब क्रॉस करवाया था, तो वो आपका जो है पहली पीढ़ी में मिला था बैंगनी। याद आ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है। वर्णांधता में रोगी क्या नहीं पहचान कर पाता है? तो वर्णांधता रोग में पहचान नहीं हो पाता है, वो किसका पहचान नहीं होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो वो आपका होता है लाल तथा हरा। लाल तथा हरा। लाल तथा क्या? हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या? सी। इसी को हम कलर ब्लाइंडनेस रोग भी बोलते हैं। अगला है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात अगर जो देखा जाए, तो हम आप लोगों को जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात लिखने के लिए हम बताए थे कि बाबू आप लोगों को लिखना है फिनोटाइप का 3:1 का पावर एन कर दीजिएगा। एन बराबर संकर का संख्या रहेगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है द्विसंकर, तो यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा 2। एन बराबर क्या होगा? 2। तो यानी 3 के पावर 3:1:2। ऐसे बहुत सारे मास्टर याद करवा देते हैं, रट्टा मरवा देते हैं कि 9:3:3:3:1 होता है, रट्टा मार लो। लेकिन हम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में याद करवाए भी थे और हम समझाए भी थे, और आप लोगों को चाहे तो त्रिशंकर कहे या चतुर्शंकर कहे, चाहे जितना कह देगा, हम आप लोगों को निकालने के लिए बताए थे। क्या ऐसा सूत्र दिए थे? तो इस पे हम लोगों को बनाना था। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी? 9:3:3:1। तो यहाँ पे देखिए आपका डी में है, तो डी के पास जाएंगे। अतः विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत जो है उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन होता है तभी जो है हमारे जीव शरीर में कुछ कुछ परिवर्तन आती है, विभिन्नताएं आ जाती है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, डाउन सिंड्रोम में जो गुणसूत्र जो होते हैं, एक क्रोमोसोम की प्रतिलिपि बढ़ जाती है, तो यानी आपका हो जाता है 47। ऐसे सामान्य में कितना होता है? 46। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एक बढ़ गया है, तो यानी कितना हो जाएगा? 47। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला है, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन, अनुवांशिकी शब्द का जो प्रतिपादन है, अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन जो है, प्रतिपादन, ये आपका करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वेटसन। लेकिन अनुवांशिक का जनक अगर जो देखा जाए, अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक, तो जनक होते हैं मेंडल। कितने बच्चे कंफ्यूज में आकर के टिक आउट कर लेते हैं मेंडल को ही, यानी जो अनुवांशिकी से रिलेटेड मेंडल साहब हैं, तो मेंडल को टिक आउट कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछ रहा है अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था, तो ये आपका दिए थे बाबू कौन? सी, यानी जो है वेटसन साहब ने। अगला है, ट्रिटिकम एसिटिवम क्या है? तो ये जो है हमारा ये हेक्सोप्लाइड है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो मोर में देखा जाता है। किसमें? मोर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, अगला है, टर्नस सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? तो टर्नस सिंड्रोम में जो होता है, एक क्रोमोसोम की प्रतिलिपि घट जाती है। याद कीजिए, हम आप लोगों को बताए थे। तो टर्नस सिंड्रोम आपका हो जाएगा 45। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? एबीओ रक्त समूह जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपका बहु अलील को भी दर्शाता है और सह प्रभाविता को भी दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी, बी एंड सी दोनों। चलिए, अगला,
मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उन्होंने जो है मटर का पौधा का इस्तेमाल किया था। सफल होने का रीजन उनका क्या था? उद्यान मटर का इस्तेमाल करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए। चलिए अगला, मिलेनिन रंग की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजकहीनता। क्या बाबू? रंजकहीनता। अगला है, मानव नर की अनुवांशिक पहचान पहचात अनुवांशिकी पहचान की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र के द्वारा। लिंग गुणसूत्र के द्वारा। अगला है, आरएच व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है। क्या होगा आरएच बताओ? तो ये आपका कैपिटल आर भी हो सकते हैं और कैपिटल आर और स्मॉल आर हो सकते हैं, यानी विषम युग्मजी भी हो सकते हैं और सम युग्मजी भी हो सकते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। कहते हैं विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, विनिमय जो है ये हमारे पैकेटीन का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अगला है, कहता है ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसंजक्शन के कारण होने वाला रोग कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपका डाउन सिंड्रोम है, जिसमें क्रोमोसोम की प्रतिलिपि कितना हो जाती है? 47 हो जाता है, यानी एक क्रोमोसोम की प्रतिलिपि जो है क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। एक क्रोमोसोम की प्रतिलिपि क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। चलिए इसका राइट आंसर आपको पता हो गया। अगला है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस में अनुपात क्या होता है? परीक्षार्थ संकरण में यानी डाइवरेड टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? तो इसका 1:1:1 होता है। आप लोग याद कीजिए, जब पुनेट वर्ग का एक बॉक्स बनाए थे चेकर बोर्ड, तो वहां पे आप लोगों को हमने बताया था। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण, मात्रात्मक लक्षण क्या होता है? तो वो आपका त्वचा का रंग है। जैसे कि माता पिता जैसे जिस रंग में होते हैं वैसा ही यानी जो है उसके संतान भी हो जाते हैं, तो यानी जो है आपका क्या हो जाएगा? त्वचा का रंग बी। अगला, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन के जब विभिन्न रूप होते हैं तो उसको बोला जाता है युग्म विकल्पी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 20वां कह रहा है, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? याद कीजिए, देखिए क्या है कि मेंडल के जब आए थे ना, तो मेंडल का निधन हो गया था सन 1885 में। कितना में? 1885 में हो गया था। लेकिन सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए थे। याद कीजिए, हम आप लोगों को बताए थे ह्यूगो डू व्रीज। क्या बताए थे? ह्यूगो डी व्रीज बताए थे। और कौन बताए थे? और हम बताए थे कॉर्ल कॉरेंस। क्या बताए थे? कॉर्ल कॉरेंस बताए थे। कॉर्ल कॉरेंस बताए थे। उसके बाद हम बताए थे एरिक वॉन सेरमक। एरिक वॉन सेरमक, एरिक वॉन सेरमक बताए थे। एरिक वॉन क्या बताए थे? सेरमक बताए थे। तो यानी यही 3 वैज्ञानिक जो है मेंडल के नियम को दोहराने वाले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, जब F2 पीढ़ी के फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो, तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये आपका अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है, डी कहलाएगा। चलिए, लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद रंग वाले में क्रॉस करवाया गया, तो ये पीढ़ी में मवेशी का रंग चितकबरा या रोम हो गया। यह किसको प्रदर्शित करता है? बाबू याद कीजिए, हम आप लोगों को बताए थे कि लाल और श्वेत ये दोनों यानी जो है गाय और सांड की प्रजाति है, ठीक है। और ये दोनों से जब संकरण करवाया गया यानी क्रॉस करवाया गया, तो जो संतान हुए वो संतान चितकबरा हो गया। क्या हो गया? चितकबरा। अर्थात कहने का मतलब उस बच्चे का यानी जो है त्वचा का रंग लाल भी हुआ और क्या हो गया? श्वेत हो गया। तो बताइए ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो ये आपको प्रदर्शित करता है सह प्रभाविता का, क्योंकि दोनों का गुण साथ साथ दिखाई दे रहा है। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका वेटसन तथा पुनेट। पुनेट 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 वेटसन तथा पुनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, हस्यकार रक्त छीनता है। हस्यकार रक्त छीनता है तो ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग। आप लोग बताइए, सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है कि आरबीसी उभयतलीय से क्या हो जाते हैं? उभयतलीय से क्या हो जाते हैं? हस्ये की आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? हस्ये का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जोड़े को 2 लड़कियां हैं, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो यानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, बाई क्रोमोसोम पर। इसका राइट आंसर बी। ये सब हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम आप लोगों को एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, अभी हमारा रिवीजन पीरियड चल रहा है, तो रिवीजन में ज़्यादा समय लिया नहीं जाता है, सिर्फ फास्ट जितना हो सके। चलिए, 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा को कौन सी पौधा को चुना था, तो उद्यान मटर को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, मेंडल के लक्षण वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित करवाया था, तो बाबू ये 1866 में करवाया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला है, मादा विषम युग्मता क्यों, मादा विषम युग्मता क्यों होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कि मादा द्वारा 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए, अगला है, अगर सामान्यतः पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतान में क्या स्थिति हो जाएगी, तो ऐसा होगा ना कि क्योंकि जब गुणसूत्रों का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो दोनों का आधा आधा होता है, यानी नर का भी होता है और मादा का भी होता है, यानी कहने का मतलब एक होते हैं माता और एक होते हैं पिता, जनक तो यही दोनों हैं, तो ये दोनों से जो संतति होंगे, ये संतति होंगे, तो ये संतति में यानी जो है 50% इनका भी होगा, 50% इनका भी होगा, क्योंकि 23 क्रोमोसोम का साझेदारी ये भी करते हैं, 23 क्रोमोसोम ये भी देते हैं, तो यानी इनके पास कितना होता है 46, तो यानी 50 पर। अब कह रहा है क्या कि अगर पुरुष की शादी, यानी जो है ना यहाँ पे सामान्य पुरुष है, यानी पिता जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन हीमोफीलिया वाहक स्त्री है, यानी ये महिला जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, तो यानी आधा ही ना होगा, पूरा नहीं ना हो सकता है, 100% नहीं होगा, क्योंकि आधा होगा, क्योंकि आधे साझेदारी ही होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन ही होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 50% समान और 50% रोगग्रस्त। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है मेंडल ने चयन किया था, मेंडल ने किसका चयन किया था, तो मेंडल ने अनुवांशिक गुण को प्रतिपादन करने के लिए मटर का, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मटर भी होते हैं बहुत प्रकार के, लेकिन यहाँ पे अगर जो आप लोगों को दिया हुआ रहेगा मटर, और मटर के साथ साथ यदि कहीं पे कोई ऑप्शन में उद्यान मटर नजर आएगा तो आपको सिलेक्ट करना होगा उद्यान मटर, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ पे है चना, चना तो हो नहीं सकता है, पाइनस नहीं हो सकता है, टमाटर नहीं हो सकता है, गार्डन मटर होगा, क्योंकि इसको हम बोलते हैं उद्यान मटर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगी। अगला है, हास्यकार के रुधिराणु अरक्ता में अमीनो अम्ल संघटक होते हैं, बताओ कि किस में होता है, तो ये श्रृंखला में वेलिन द्वारा यानी जो है ग्लूटामिक अम्ल का, ये आपका कौन सा रोग में होता है, तो सिकल सेल एनीमिया में। हम आप लोग को बताए थे सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी का आकार होता है वो उभयतलीय गोलाकार से क्या हो जाता है, हास्य की आकार का हो जाता है। तो चलिए 33 क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर चुके हैं। अगला है 34, मानव रुधिर एवी वर्ग में, एवी वर्ग में, ये आप लोग याद कीजिए, हम आप लोगों को बता रहे थे ऐसा करके कुछ रक्त ग्रुप जो होते हैं ये आप लोगों के कितने होते हैं 4, पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। तो ऐसे करके हम बताए थे कि एक में आपका होता है एंटीजेन और एक होता है आपका एंटीबॉडी, ये 2 रूप में होता है ना, तो यानी जो है एंटीजेन और एंटीबॉडी, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एंटीजेन ए होते हैं तो एंटीबॉडी ए होता है। ये एंटीजेन को कैपिटल ए बी द्वारा सूचित किया जाता है, एंटीबॉडी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। ये कौन सूचित करवा रहे हैं, आर.एच. विक्टेकर साहब ने। अब ध्यान से सुनोगे, इसमें एंटीजन कौन होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बी होता है और इसमें स्मॉल ए होता है, लेकिन ए बी वाला में क्या होता है, दोनों एंटीजन ही पाया जाता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। और ओ वाला में क्या होता है कि दोनों, ये दोनों एब्सेंट होते हैं और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है, क्या एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, बताओ एंटीबॉडी उपस्थित हैं, नहीं, तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, ये तो कभी हो नहीं सकता है। एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, हाँ ये लगता है कुछ सही है, एंटीबॉडी उपस्थित होता है, लेकिन अगला क्वेश्चन देख लो, एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, बताओ ए है, ए है, नहीं कोई नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत। अच्छा बताओ एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं, सिर्फ बी है, ए और बी दोनों न है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे बी। चलिए अगला, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपका कहलाता है एपिस्टोसिस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला, मेंडल सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए? सहलगनता को किस कारण नहीं देख पाए? तो क्योंकि उन्होंने बी में, चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, तो बताओ बाबू, इन्होंने जो है स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम व्यापक नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो नियम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों तो नहीं होगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी। चलिए अगला, कहता है वाई सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? तो 2n बराबर 14 है, तो आप लोगों का कह देगा 22 सहलगनता समूह की संख्या की उस कोशिका के लिए क्या होगी? तो 14 का सीधे आधा, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 7, सी। चलिए अगला, एक बिंदु उत्परिवर्तन है, एक बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला है, मेंडल का द्वितीय नियम को क्या, मेंडल का द्वितीय नियम किसे कहा गया? पृथक्करण का नियम। पहला है आपका प्रभाविता का नियम, समझ रहे हैं? तो यानी जो है मेंडल के कुल कितने नियम है? 3। मेंडल के कुल कितने नियम है? 3। आपका जो है एक संकर क्रॉस से कितना लिया गया है? एक संकर क्रॉस से कितने लिया गया है? 2। पहला पृथक्करण का नियम और दूसरा पहला प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम, और आपका द्विसंकर क्रॉस से एक लिया गया है स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, यानी कुल मेंडल के कितने नियम थे? 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का द्वितीय नियम तो आपका पृथक्करण का नियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, एक लक्षण के असमान जीन वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विषम जात। क्या होगा? विषम जात, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई, दिलाई दिलाई तो यानी जो है कौन दिलाए थे? बताओ, मेंडल के नियमों को मान्यता कौन दिलवाए थे? बताओ। तो यानी जो है कार्ल कॉरेंस भी दिए थे, 1900 ईस्वी में आए थे ना, एरिक बॉन सेरमक भी आए थे, होगो डी व्रीज भी आए थे, यानी ये सब थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला, जब F1 लंबेपन के लिए विषम युग्मजी का स्वपरागित कराया गया तो F2 पीढ़ी में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए। यह विखंडन सिद्धांत को सिद्ध करता है। किसको सिद्ध करता है? तो ये पृथक्करण का नियम को सिद्ध करता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? तो ये अनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। कहता है F1 पीढ़ी में संकर में पौधे में जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? ये आपका कहलाता है टेस्ट क्रॉस। क्या करवाता है? टेस्ट क्रॉस करवाता है। चलिए इसका राइट आंसर। अगला, निम्नांकित में से कौन सा सूक्ष्म उत्परिवर्तन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जो है डिफरेंशिएंसी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अनुवांशिकी का जनक कौन है? अभी बता रहे थे, अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगरसन मेंडल साहब। चलिए अगला, बच्चों में मैंगलोइज्म का डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो इसमें क्या है कि यानी जो है ट्राइसोमी, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी। अगला है, किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है, लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है वंशावली विश्लेषण, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी जीव के एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको हम बहुविकल्पता कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला है, एक सत्य संकरण दशा है, एक सत्य संकरण दशा कौन है? स्मॉल टी और स्मॉलर, सत्य, सत्य यानी जो है समयुग्मजित यानी कैपिटल स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपका कैपिटल है, एक आपका स्मॉल है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, बाकी सब स्मॉल है, ये गलत हो सकता है। ये दोनों सम जैसा नजर आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी। चलिए अगला, युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है वो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा यानी जो है अप्रभावी, इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। अधिकांशतः उत्परिवर्तन है, तो अधिकांशतः अप्रभावी, उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, तो इसका राइट आंसर। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूटॉन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाई गुणसूत्र पर स्थित जिन कौन होते हैं? तो यानी जो है हेलोडोटिक जिन्स होते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से सुनेंगे, देखिए क्या है अगला प्रश्न। कहता है एक प्रबल म्यूटोजन यानी कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। क्या होगा? एक्स किरणें होगी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रभावता अनुपस्थित पाया गया, किस में पाया गया था? तो ये आपका पाया गया था मिराबिलिस जलप्पा में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल का नियम का जो अपवाद है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो आपका सहलगनता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। चलिए अगला है, ए बी ए बी वी वी सी के कितने प्रकार के युग्म निर्माण होंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग याद कीजिए, हम बताए थे 2, कितने? 2, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अतः F2 संतति की वाह लक्षणी अनुपात यानी जो है फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, और अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में तो बाबू अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में 1:2:1 होता है। चलिए अगला, डाउन सिंड्रोम है एक, कैसा है बताओ, कैसा है। तो ये गुणसूत्री व्याधि है, व्याधि कहो या रोग कहो या विकार कहो या बीमारी कहो, बात सब एक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो यानी जो है बीमारी, बीमारी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न कहता है एक युग्मक में निम्न में से होता है, एक युग्मक में निम्न में से कौन होता है। तो जीन का केवल एक युग्म विकल्पी होते हैं, इसका राइट आंसर बी। अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए थे। तो वंशागति का नियम कौन दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल दिया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, पुनेट वर्ग विकसित किया था, कौन किया था, रेजिनल पुनेट, याद कीजिए रेजिनल पुनेट, आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो यानी सटेन ने कौन किया था, सटेन एवं बॉवेरी ने, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला है, मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी की क्या कहते हैं, जोड़ी की क्या कहते हैं। तो इसका एलील, 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 एलील कहते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला है, रक्त समूह ए में होता है, क्या होता है, रक्त समूह अभी बता रहे थे, रक्त समूह ए में क्या होता है, एंटीजन ए होता है, और आपका ये वाला क्या होता है, स्मॉल बी होता है। तो देखिए ऐसा कुछ नजर आ रहा है कहीं पे, ध्यान से सुनिए, प्रतिजन, प्रतिजन ए होना चाहिए, प्रतिजन क्या होना चाहिए ए, और प्रतिरक्षी क्या होना चाहिए बी। तो देखिए ऐसा कुछ कहीं पे ऑप्शन है, देखिए ये है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला कहता है कई लक्षणों को प्रभावित करने वाले जीन क्या कहलाता है। तो कई लक्षणों के तो यानी पेलियोट्रॉपी कहलाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, कहता है विनिमय क्रॉसिंग ओवर, यानी विनिमय जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, किस अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकिटीन अवस्था में होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है बिंदु परिवर्तन में एडिनिन गुआनिन द्वारा प्रस्य स्थापित होता है, तो वो क्या कहलाता है। तो यानी जो है ट्रांजिशन में, किस में होता है, ट्रांजिशन में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है पूर्ण लिंकेज दिखाई पड़ती है, पूर्ण लिंकेज कहाँ दिखाई पड़ती है, तो यानी जो है नर ड्रोसोफिला में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिए, यदि दो पौधे ऐसे हो, यानी इस प्रकार का युग्म हो, इसके बीच यदि क्रॉस करवाया जाए तो पीढ़ी के पौधे में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा। तो इसका राइट आंसर अगर जो देखा जाए तो एक इस जोड़ी होगा और एक ऐसा जोड़ी होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला ध्यान से सुनिए, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है, तो यानी जो इसका राइट आंसर एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। चलिए अगला है, कहता है स्मॉल टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी से संयोग करता है तो संतान का लक्षण क्या होगा। तो बाबू ध्यान देना, 25% नहीं, आपका 50% अप्रभावी होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। कहता है कि कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्रों के पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की हानि या लाभ क्या कहलाता है। तो हानि या लाभ असुगुणिता कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, तो ये आपका मेंडलीय व्याधि है, यानी मेंडलीय रोग है, मेंडलीय विकार है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अगला है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण असगुणता भी है, बहुगुणता भी है, भौतिक प्रभाव भी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। कहता है मेंडल का जन्म हुआ था, मेंडल का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी बताओ। मेंडल का जन्म हुआ था 19वीं सदी में, कब हुआ था पता है, कब हुआ था, 1822 ईस्वी में। कब हुआ था, 1822 ईस्वी में। और इन्होंने जो है 44 ईस्वी में अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया था, और इन्होंने जो है जाकर के 1856 से लेकर के 1863 तक लगातार मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट चालू किया था। चलिए इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला है, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समय पर स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं, तो वो आपका जीन विनिमय नहीं, इसको नहीं, जीन विनिमय को नहीं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यष्टि है, दो समान, दो समान, तो इसका राइट आंसर होगा समयुग्मजी। क्या होगा, समयुग्मजी, क्या होगा, समयुग्मजी। यानी कहने का मतलब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से भी आपका इसके पास भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये दोनों की स्थिति में यदि ये दोनों का सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो यानी ये समयुग्मजी होगा ना, तो यानी जो है हम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला है, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब क्या होगा बताओ। तो उसमें जब जनक शुद्ध ब्रीड के होंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु परिवर्तन में होता है, तो बिंदु परिवर्तन में क्या होता है, एक क्षार युग में परिवर्तन होता है, इसका राइट आंसर। अगला है,
रक्त कोशिका अरक्ता होता है, किस में होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन श्रृंखला से ग्लोमेटिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कहता है मानवों में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? तो वो आपका जो है उदाहरण मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी संकर का जीन प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा समानता परीक्षण किया जाता है? तो बताओ कि इसका आंसर आप सब बताओ, कि जल्दी बताओ, फास्ट बताओ। तो यानी जो है एक पीढ़ी F1 संतान का प्रभावी जनक के साथ संकरण करने में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है सट्ट गुणिता गेहूं में गुणसूत्र की अगुणिता एन तथा मूलभूत एक्स संख्याएं क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी एन बराबर 21 और एक्स बराबर 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला है, छोटी गर्दन, छोटी कान और चौड़ी छाती लक्षण संभावित किस में होते हैं? तो ये आपका जो होता है 1 से 0 गुणसूत्र वाली महिला में होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है द्विसंकर संकरण में संबंध निम्नलिखित में से कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। कौन सी कथन सही है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी समान गुणसूत्र पर प्रबल सहलग्न जीन उच्च पुनर्संयोजन का प्रदर्शित करते हैं? नहीं, ये तो प्रदर्शित नहीं ना करता है। ध्यान दीजिए, लेक्चर जब दे रहे थे आप लोग को पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने बताने का काम किया था, तो ये तो नहीं हो सकता है। उसके बाद देखा जाए समान गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित जीन बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका क्या है? गलत। उसके बाद कहता है कि समान गुणसूत्र पर ढीले रूप से सहलानी जीन प्रबल से संलग्न जीन प्रबल संलग्न जीनों के समान पुनर्योजन प्रदर्शित करता है, ये भी नहीं होगा। समान गुणसूत्र पर उपस्थित प्रबल संलग्न जीन संलग्न जीन बहुत कम और पुनर्योजन प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये बात सही है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? तो ये आपका होता है परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? तो ये बाबू आपका होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की क्रियाओं के द्वारा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, एक पौधे से जिनका जीन प्रारूप ए है तो कितने प्रकार के युग्म बनेंगे? कितने प्रकार के युग्म बनेंगे? तो अभी बताए थे दो। कितने? दो। एक क्वेश्चन रिपीट है। अगला, चलिए परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस में क्या होगा बताओ? टेस्ट क्रॉस में ये भी क्वेश्चन रिपीट है, एक संकर का दोहरे प्रभावित जीन के साथ संकरण करवाने पे इसका राइट आंसर सी हो जाए। अगला है, यदि कोई वर्णाध यानी कलर बनाने स्त्री का समान दृष्टि वाले विवाह करती है तो उनके पुत्र कैसे होंगे? उनके पुत्र जो है सभी वर्णांध हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, मानवों में क्राई हु चैट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है? तो ये आपका होगा बाबू गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहता है असामान्य वंध्य नर शरीर पर कम बाल कम विकसित जननांग लक्षण होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा XYY गुणसूत्र वाले नर के। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, XYY नर लक्षण दर्शाता है, XYY नर लक्षण दर्शाता है तो वो आपका कौन बताओ? तो अति विकसित जननांग, लंबाई में असमान, मानसिक विकार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला ध्यान से सुनेंगे। अगला कहता है दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। दात्र रोग अरक्ता प्रदर्शित करता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो वो पोलियोट्रॉफी। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कहता है एक समान दृष्टि वाली महिला जिसकी पिता वर्णाध है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री का वर्णांध की संभावना इनमें से क्या होगी? तो इसका राइट आंसर अगर जो देखा जाए तो 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री होंगी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला, एक बालक का रुधिर ओ है तथा उसके पिता का रुधिर बी है, यानी जो है बालक का रुधिर क्या है? ओ है और पिता का रुधिर क्या है? पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? यानी बी है ना, बी बी बी। तो उसका जीन प्रारूप हम बताए थे कि बाबू ब्लड ग्रुप बी यदि है तो उसका I0 और IB, याद कीजिए क्लास को, यदि ए होगा तो I0 IA होगा और यदि O होगा तो I0 IO होगा। ऐसा कुछ बताए थे जीन प्रारूप। तो बताओ पिता का रुधिर वर्ग बी है तो यहाँ पे पूछ रहा है जीन प्रारूप कौन होगा? तो बताओ 0 और बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो ये युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, रुधिर वर्ग ए का जीनोटाइप होगा। रुधिर वर्ग ए का जीनोटाइप होगा तो रुधिर वर्ग ए का जीनोटाइप क्या होगा? ए और AO, ए और AO। ध्यान से सुनिए, ए के लिए हम ऐसा भी कुछ बताए थे आप लोगों को, ऐसा बताए थे
यानी जो है इसका जीनोटाइपिक रेशियो अगर जो देखा जाए तो आई ए इंटू आई ए, तो यानी ए यहाँ से आ गया ए, और यहाँ पे अगर जो किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आई जीरो, और क्या हो जाएगा आई ए। तो यानी जो है यहाँ पे क्या आया बताओ, ए और जीरो आया ना, या जीरो ए लिख सकते हैं। तो यानी एक ये आया और एक ये आया, तो ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ, तो सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। कहता है मिराबिलेसिस जलप्पा पौधे के लाल यानी कैपिटल आर, यानी जो लाल को कैपिटल आर और सफेद पुष्पों में के साथ संकरण गुलाबी रंग का संकरण पुष्प उत्पन्न होते हैं, तो अब संभावित फिनोटाइप अनुपात क्या होगा यदि गुलाबी पुष्प का संकरण सफेद पुष्प के साथ कराया जाए तो इसका राइट आंसर जो यदि देखा जाए तो गुलाबी और सफेद ये दोनों 1:1 के रूप में होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप होगा, रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप। अभी पूछ रहा था ए का, अभी पूछ दिया क्या बी का, तो जहां पे देखो बी और क्या देखो बी ओ, क्योंकि हम बताए थे कि यदि ब्लड ग्रुप बी है तो इसको आई बी इंटू आई जीरो, आई बी इंटू आई जीरो, तो बी ओ होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, जब लंबे एक छोटे पौधों का संकरण कराया जाता है तब किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका होता है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी के द्वारा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है एक संकर संकरण में जब F1 का क्रॉस प्रभावित संयुग्मजी जनक से कराया जाता है तब संतान उत्पन्न कैसा होगा, तो ये केवल प्रभावी होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, डाउन सिंड्रोम का कारण, डाउन सिंड्रोम का कारण, डाउन सिंड्रोम का कारण 21वीं जोड़े ऑटोसोमल गुणसूत्र का बढ़ना, 21वीं जोड़े गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला है, जब जीवों का एक समूह संलग्न दर्शाता है तब वो क्या कहलाता है, तो ये स्वतंत्र अपविहन नहीं दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है, क्रिसमस रोग का हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी, इसका राइट आंसर सी। अगला एक समान स्त्री जिसके पिता वर्णांध है और उनकी शादी एक समान पुरुष से होती है तो उसके पुत्र क्या होंगे, तो उसका पुत्र होगा वर्णांध, यानी 25% होगा, ध्यान में रखना, समझ रहे हो, तो यानी 25%। चलिए मनुष्य में अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन जब परिस्थित हो तो होगा तो सदैव क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा नर को प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, बी होगा क्या बाबू राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। चलिए बाबू जवाब दीजिए क्या होगा, तो ये जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, इस ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है लिंग निर्धारण की बैलेंस थ्योरी किसने दी थी, बताओ लिंग निर्धारण, तो यानी कैल्विन बी विरजेस ने, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र पर संघटक होते हैं, क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो यानी जो है बाई से प्लस एक्स एक्स वाई, यानी जो है क्लाइनफेल्टर में एक बढ़ जाते हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये बताइए क्वेश्चन क्या है, बोलिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, जीनोटाइप के मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के युग्म प्राप्त करने हैं तो इसका संकरण कराया जाना चाहिए, किसके साथ करवाना चाहिए बताइए बताइए, तो यानी जो स्मॉल ए और स्मॉल बी वाले पौधे से करवाना चाहिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। चलिए हीमोफीलिया महिला के अच्छी अपेक्षा पुरुषों में समान रूप से पाया जाता है, क्योंकि बताओ क्या क्या यह रोग एक संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन द्वारा होता है, क्यों होता है, चलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए यदि पति का रक्त समूह ए है और पत्नी का रक्त समूह बी हो तो उसकी संतान रक्त समूह क्या होगा, बताइए, पति यानी जो है पति का क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी ए है, और पत्नी का क्या है बी है, तो बताओ इसका जीन प्रारूप क्या होंगे, आई जीरो और आई ए, और इसका जीन प्रारूप क्या होगा बताओ आई जीरो आई बी। अब क्या करना है, सबको क्रॉस करवाना है, सबको क्या करवाना है
क्रॉस करवाना है तो क्रॉस करवाओ, I00, तो यानी ब्लड ग्रुप क्या होगा 0, एक ही साथ लिख देते हैं शॉर्ट में। अच्छा, इसके साथ ही इसको करवाओगे तो क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी, तो O आया और क्या आया बी। अब इसको इसके साथ करवाओ तो क्या होगा ए, क्या होगा ए। अब इसको इसके साथ करवाओ तो क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी। तो बताओ ए बी होगा, ए होगा, बी होगा, ओ होगा, तो ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर डी में है ना, ए बी, ए बी अथवा ओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या पाया जाता है, बताओ मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या पाया जाता है। हम आप लोगों को ऐसा करके अभी कुछ देरी पहले बताए थे कि ओ वर्ग वाले में दोनों एंटीजेन जो होते हैं अनुपस्थित होता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, एंटीजेन अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है नहीं, क्योंकि है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत। एंटीजेन उपस्थित स्थित रहते हैं, नहीं ये भी गलत है। आपका एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी 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 उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं। तो अगर जो देखा जाए तो ये जो है रुधिर ए वर्ग में, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जो देखा जाए तो ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी, डी भी होगा, क्योंकि एंटीबॉडी भी उपस्थित होता है ना, एंटीजन क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं। समझ रहे हैं बात। तो इसका राइट आंसर अगर जो देखा जाए तो ए, क्या रे बाबू ए, ए और डी दोनों। समझ रहे हैं। अगला अगला प्रश्न है कि एक संकर क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता। तो ये जो है आप लोगों को दर्शाता है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तग्राही है। तो बताओ, हम आप लोगों को बताए थे जब ब्लड ग्रुप पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम आप लोगों को बताए कि एंटीजेन जिसमें होता है वो लेने की प्रवृत्ति रखता है, जिसमें एंटीबॉडी होता है वो देने की प्रवृत्ति रखता है। तो रक्त समूह जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी ए बी, ए बी और ओ, इसमें दोनों एंटीजेन उपस्थित होता है, तो ये तो लेने की प्रवृत्ति रखेगा। तो यानी इसीलिए इसको क्या कहा गया है सर्वग्राही, क्योंकि ये ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, यानी सब से ये रक्त को क्या करेगा ग्रहण करेगा, इसीलिए रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा गया है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ए बी को सर्वग्राही कहा गया है। कहता है एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। तो 3:1। देखिए कहाँ पे है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है, गुणसूत्रों की संख्या पुरुष में क्या होता है। बताओ पुरुष में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, और स्त्री में क्या होता है बताओ। तो पुरुष में 44 + XY होता है और महिला में होता है 44 + XX। तो बताओ यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पुरुष में, पुरुष में, तो पुरुष में गुणसूत्र कौन होंगे, क्या ये होगा, ये तो महिला में होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या 46 + XY है, नहीं ये भी गलत होगा। 46 + XX है, ये भी गलत होगा। 44 + XY, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक्स में कहाँ सेक्स हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 44 + XY है, समझ रहे हैं, एक्स रहेगा तब ना सेक्स होगा। चलिए अगला बात आ गया 121 का, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 122 है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। बताओ सार्वभौमिक रक्तदाता है, सार्वभौमिक दाता दाता दाता, अभी हम बता रहे थे आप लोगों को ए बी और बी और ओ, इसमें दोनों एंटीजन क्या होते हैं एब्सेंट, लेकिन दोनों एंटीबॉडी क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये सब को रक्त देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा। ये इसका कहना है कि हम देते देते न थक वो, तू लेते लेते थक जाए मैं। यानी कहने का मतलब रक्त समूह ओ जो है ये रक्त समूह सभी को देता है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, सर्वदाता की बात आ रहा है तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्री मनुष्य में कौन सा गुण से सूत्र होते हैं। गुणसूत्र देखिए यहाँ पे जो है ना टाइपिस्टर जो है ना, मत कहो कहाँ ध्यान रहता है, गुणसूत्र के लिखा हुआ है गुण से सूत्र, सूत्र। तो यानी जो है बताओ स्त्री में 44 + XX, 44 + XX। अब आगे क्या बोलेंगे आप जानते हैं,
तो यानी जो 44 प्लस x, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला कहता है एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। एक संकर का जीनोटाइपिक 1:2:1। बाबू हम याद करवाने के लिए बताए थे कि एक संकर क्रॉस में 1:2:1 होगा और द्विसंकर क्रॉस में क्या होगा 121, 242, 121 और बीच में थुक थुका देना, समझ गया। यानी कहने का मतलब 121, 242 और 121 और बीच में थु 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 थु, यानी कहने का मतलब अनुपात लगा देना है। ये आपका क्या हो जाएगा द्विसंकर क्रॉस, समझ रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन क्या एक संकर क्रॉस, तो एक संकर क्रॉस का क्या होगा 1:2:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा बहुअलील। बार बार में ये क्वेश्चन को रिपीट है, ये 3 बार इस सेक्शन में आ गया है। चलिए अगला कहता है सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। यही देखिए मैं जब सेट में जब रिवीजन करवा रहा था तो वहां पे हम बोला था कि 1 और 22 में, लेकिन मेरे द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हैंड फिसल गया था तो ऑप्शन सिलेक्ट हो गया था 1 और x में, तो लोग जो है स्क्रीनशॉट लगाए थे। खैर उससे कुछ दिक्कत नहीं है, मिश्रा जो है ना ये सब जो है अपने नाम को आगे करने के लिए करता है, लेकिन अगला को सोचना चाहिए, समझ रहे हैं। तो यानी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर एक टीचर से मिस्टेक होता है। अब इसका ये फायदा नहीं उठाना चाहिए कि अगला मास्टर के पास यानी जो है ये एबिलिटी नहीं है, वो नहीं है। अरे आपके पास कितना ही है, आप अपनी मूर्खता की पहचान दे रहे हो किसी दूसरे का, यानी जो है आप ना तो प्रशंसा करने लायक हो और ना तो तुम जो है ना किसी को निंदा करने लायक हो। पहले खुद को झांक लो एक बार। तो ध्यान से सुनो, इक्वेशन का आंसर क्या होगा 1 और 22। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर इसको घेर दें, लॉ हम घेरेंगे इसी को। लगाना स्क्रीनशॉट, फिर समझ रहा है इसको लगाना, लेकिन ना बेहुदानंद तुम जो है ना बाज नहीं मानोगे, इसको अभी कट करो। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न कहता है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो यानी जो है ए और बी दोनों में होगा, क्योंकि आपका जो है विनिमय के कारण भी होता है और स्वतंत्र संकलन के भी होता है। इसका राइट आंसर यानी ए बी दोनों होगा डी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है। अनुवांशिक बीमारी क्रिटिज्म, 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 देखो ना क्रिटिज्म, क्रिटिज्म, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला द्विसंकर क्रॉस के जीनोटाइपिक अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो यानी जो है द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप, तो बाबू अभी ना बता रहे थे 121, 242 और बीच में डॉट डॉट दर्शा देना, अनुपात लिख देना है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है कि सिक्कल कोशिका, सिक्कल सेल एनीमिया रोग में किस प्रकार का रोग है। बताओ सिक्कल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है। तो ऑटोसोमल संबंधित रोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, चलिए ये हुआ आपका सेक्शन ऑब्जेक्टिव सेक्शन समाप्त। अब हमारा जो है हम सबों के बीच में स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव। तो ये जो है आप लोगों के बीच में कुछ वीवीआई गेसिंग क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, तो सारे बच्चे क्वेश्चन के साथ बने रहेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले हम सारा क्वेश्चन को लिख दिए हैं, उसके बाद सारा का डिस्कशन लेकर के आएंगे, सारा का सोल्यूशन देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगशाला में मटर का पौधा का ही क्यों चुना, इसका रीजन देना है, समझ रहे हैं। ये कितने नंबर में, 2 नंबर में। उसके बाद किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियम का वर्णन करें। पृथक्करण का नियम को वर्णन करने के लिए कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस के आधार पर परिरक्षित नियम कितने हैं। एक संकर क्रॉस से 2 गुना, कौन कौन, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। कुल कितने नियम थे, 3। एक स्वतंत्रता अपव्यूहन द्विसंकर क्रॉस से निकला था ये गो। तो अब ध्यान से सुनिए। चौथा, एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस में जीनोटाइप तथा फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। इसको लिखने के लिए हम बताए भी थे आप लोगों को, मैं बताऊंगा, फिर से मैं बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है। सारा क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन दूंगा, लेकिन प्लीज पेशेंस रखो। चलिए अगला, मंडलीय विकार को लिखें, इसको भी मैं परिभाषित करूंगा। अनुवांशिक विकार या गुणसूत्रीय विकार को लिखें, ये दोनों को परिभाषित करना है, अनुवांशिक विकार और गुणसूत्रीय विकार। चलिए अगला प्रश्न, हीमोफीलिया रोग या क्लाइनफेल्टर रोग को लिखें, ये दोनों को परिभाषित करना है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, स्वतंत्रता अपव्यूहन या यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम क्या है, इसको लिखना है। अपूर्ण प्रभावता से आप क्या समझते हैं, बहुविकल्पता के बारे में सुधारण स्पष्ट करें, सह प्रभाविता को परिभाषित करें, एवी और रक्त को सभी संभावित जीनोटाइप को लिखें, थीलियोट्रॉपिक तथा पॉलीजेनिक विविधता को परिभाषित करें। ये सारे चीज के बारे में अब जो है आपके बीच आ रहा है सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन क्या था, मेंडल द्वारा मटर का पौधा को क्यों चुना गया था। तो ध्यान से सुनिए, आंसर में क्या है कि मेंडल ने मटर के पौधों को निम्नलिखित कारणों से चुना था। क्यों चुना था, क्योंकि उनका बीज जो है चीकना था, और वो जो है सबसे पहला रीजन ये है कि उसे किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है।
उसको ना तो ठंडा के देखा जाएगा, ना उसको गर्मी देखा जाएगा, ना उससे बरसात देखा जाएगा। ये ऐसा पौधा है कि इसे किसी भी मौसम में उगाया जाता है और किसी भी प्रकार की भूमि में उपज किया जाता है। इसके लिए यानी जो है अपनी फिक्र रहिए, इसीलिए इसको उन्होंने चुना था। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने में अगर जो कोई सीजनली पौधा को लेता तो उसमें ज़्यादा समय लग जाते। जैसे कि अभी धान है तो धान इस वर्ष रोपते तो अगले वर्ष का इंतजार करना पड़ता, यानी साल भर तो बैठ जाते। तो ये एक्सपेरिमेंट जल्दी सफल नहीं ना होता। लेकिन फिर भी इतना सरल बीज को चुनते हुए भी इन्होंने जो है अपना नियम को सफल कितने वर्ष में बनाया था? लगातार 7 वर्षों में। यानी 1856 से लेकर के कब तक किया था? 1863 तक किया था। समझ रहे हैं? तो यानी जो है यही लिखा हुआ है आप लोगों के बीच में। मटर का जीवन चक्र छोटा होता है जिसमें कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव है। इसमें विपरीत लक्षण जैसे लंबा, बौना, गोल, झुल्लीदार बीज स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं या प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। लेकिन इसमें कृत्रिम रूप से पर परागण आसानी से कराया जा सकता है और एक ही पौधे से बहुत सारे बीज प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन्होंने जो है मेंडल ने मटर का पौधा का इस्तेमाल किया था। और कौन सा मटर का था बताओ? उद्यान मटर, पाइजम सेटाइवम। इसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम। समझ रहे हैं? उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइजम सेटाइवम। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम क्या है? यानी जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो कहता है इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारक यानी जीन के जोड़ों के सदस्य एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पृथक्करण में क्या हो जाते हैं? जो जोड़ी होता है ना, जैसे कि मान लिया जाए एक्स और वाई एक साथ है, अभी ये एक्स है और ये वाई है, ये दोनों एक साथ है। तो इसमें क्या होगा? पृथक्करण में एक्स अलग हो जाएगा और वाई अलग हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और प्रत्येक युग्मक के दो में से केवल एक ही कारक प्राप्त होते हैं। जैसे कि जब शुद्ध लंबे वाले टी और शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधों के बीच जब क्रॉस करवाया गया ना, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या हो गए? ऐसा हो गया। तो बताओ बाबू, ये समयुग्मजी होगा कि विषमयुग्मजी होगा? बताओ, होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस होगा? बताओ। तो यानी जो है ये तो विषमयुग्मजी होगा, क्योंकि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये विषम हो गया, विषम हो गया। लेकिन जब F2 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण होता है तो F2 पीढ़ी में बौनापन, यानी कहने का मतलब ये समयुग्मजी फिर से प्रकट हो जाता है, क्योंकि टी और ये टी युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है एक संकर क्रॉस के आधार पर नियम कितने हैं? तो कहा जाता है ना, अभी हम आप लोग को बताए थे कि एक संकर क्रॉस से कितने नियम थे? 2। एक प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। तो ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्या है? एक प्रभाविता का नियम है, तो यानी जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कहता है कि जब विपरीत लक्षण वाले जोड़ों का क्रॉस करवाया जाता है तो यानी जो है जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है उसे प्रभावी और जो छिप जाता है उसे अप्रभावी कहते हैं। तो ये पहला नियम होगा। तो बताओ, एक संकर क्रॉस से आधारित पर नियम कितने थे? 2। पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। और दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम में क्या होता है? जिससे ऊपर बिंदु, यानी जो है ऊपर बिंदु जो दिए गए ना 2 में साझाया गया है, यानी कहने का मतलब आप लोगों को हम 2 में दर्शा करके आए। चलिए अगला, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात। तो जीनोटाइप, फिनोटाइप है और जीनोटाइप है। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, यही ना लिखा हुआ था कि एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप तथा फिनोटाइप रेशियो को ज्ञात करें। तो एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है? 3:1 और जीनोटाइप का क्या होता है? 1:2:1। लेकिन द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है? 9:3:3:1। लेकिन इसका जो जीनोटाइप होता है 1:2:1, 1:2:4, 2:1:1। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए अगला, मेंडलीय विकार किसे कहते हैं? कहा जाता है ना कि ये विकार एक अकेले जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन के कारण होते हैं और ये मेंडल के सिद्धांतों के अनुसार अगली पीढ़ी में जाता है। मेंडल के सिद्धांत के अनुसार अगले पीढ़ी में ये रोक जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? मेंडलीय विकार कहा गया। उदाहरण के लिए हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोनेरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो बताओ मेंडलीय विकार कौन कौन हो गए? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनेरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका राइट आंसर। चलिए अगला, आनुवांशिक या गुणसूत्रीय विकार क्या है? तो कहता है ना आनुवांशिक विकार कि वैसा विकार जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाए उसी को हम आनुवांशिक विकार कहते हैं। लेकिन गुणसूत्रीय विकार किसे कहते हैं? तो कहता है ना कि ये विकार गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता या उनकी असमानता संरचना के कारण होता है। जब गुणसूत्र की प्रतिलिपि में
घट जाना या बढ़ जाने से जो बीमारी उत्पन्न होता है उसी बीमारी का नाम दिया जाता है गुणसूत्रीय बीमार। तो गुणसूत्रीय विकार किसे कहते हैं और अनुवांशिक विकार किसे कहते हैं? तो अनुवांशिक विकार का मैं परिभाषा बोल रहा हूं। सबसे पहले कहेंगे कि जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले वैसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है उसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। लेकिन गुणसूत्रीय रोग किसे कहते हैं? तो कह देंगे कि जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाले वैसा रोग जो जब कभी गुणसूत्र की प्रतिलिपि घट जाने तथा बढ़ जाने से जो रोग उत्पन्न होता है वही रोग आपका कहलाता है गुणसूत्रीय रोग या विकार या व्याधि कहलाता है। जैसे कि कौन कौन होता है गुणसूत्रीय विकार? तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर, ये सब कैसा रोग है? गुणसूत्रीय रोग है। कैसा रोग है? गुणसूत्रीय रोग है। अगला हीमोफीलिया तथा क्लाइनफेल्टर रोग क्या है? तो पहले हीमोफीलिया में देख लीजिए। हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें जो है ना जीव शरीर में क्या होता है कि जब किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उसके शरीर से रक्त जो है क्लॉटिंग होता ही नहीं है, कंटिन्यू वे में, यानी दुर्घटना के समय रक्त का स्राव होते ही रहता है। वही है, ध्यान से सुनिए। कहता है हीमोफीलिया रोग यह एक लिंगी संलयन अप्रभावी रोग है जिससे चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, लगातार खून बहता रहता है। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? कहता है यह पुरुषों में होता है। क्लाइनफेल्टर किस में होता है? पुरुषों में होता है। और एक अतिरिक्त यानी एक गुणसूत्र आ जाता है, यानी कहने का मतलब एक क्रोमोसोम की प्रतिलिपि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अर्थात 44 प्लस XX 22 हो जाते हैं। और ऐसे पुरुष साझे होते हैं और उनमें स्त्रियों जैसे लक्षण जैसे संतानों का विकास दिखाई देता है। अर्थात कहने का मतलब मादा गुण परिलक्षित हो जाते हैं। किसमें? क्लाइनफेल्टर में। अगला है कहता उत्परिवर्तन क्या है? तो कहता है जीव के DNA अनुक्रम में होने वाले अचानक और वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसके कारण जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव आ जाता है। तो अगला प्रश्न रहा स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम क्या है? तो स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम कहलाता है कि जब दो या दो से अधिक लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, यानी कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। तो यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। कौन पर? द्विसंकर क्रॉस पे। ध्यान से सुनिए बाबू, मेंडल के यदि कहेगा कि मेंडल के कुल कितने नियम हैं, तो मेंडल के कुल आपका कितना नियम है? 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। क्या है? पृथक्करण का नियम। और तीसरा क्या है? यानी जो है स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग से यदि ये भी प्रश्न करेगा कि स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम कौन से नियम को दर्शाता है, यानी कौन से संकर क्रॉस को दर्शाता है, तो ये द्विसंकर क्रॉस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? द्विसंकर क्रॉस को दर्शाता है। ये द्विसंकर क्रॉस से लिया गया था, लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों एक संकर क्रॉस से लिया गया। इससे एक संकर क्रॉस से प्रतिपादित किया गया। तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। तो बाबू कहा गया कि एक संकर क्रॉस के आधारित कितने नियम हुए? 2, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। लेकिन द्विसंकर क्रॉस से कौन हुए? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को क्लास नोट्स कॉपी में लिखाए थे। ऐसा मत समझ लेना कि सर आपने तो पढ़ा रहा था, लेक्चर दे रहा था, तो क्लास नोट्स कॉपी में आपने लिखाया है एक युग्मित कारकों का अनुकरण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एक संकर क्रॉस का निष्कर्ष था 3, और वो निष्कर्ष का नाम था पहला युग्मित कारकों का अनुकरण, दूसरा प्रभाविता का नियम और तीसरा आपका था पृथक्करण का नियम। तो वो निष्कर्ष था, समझ रहे हैं, लेकिन नियम अलग है। तो नियम एक संकर क्रॉस से कितना लिया गया? 2, एक प्रभाविता का नियम और दूसरा क्या लिया गया? पृथक्करण का नियम। लेकिन बाबू यहाँ पे है कि द्विसंकर क्रॉस से क्या है? तो स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा कि स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम क्या है? तो जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से अलग हो जाती है। इस नियम को हम क्या कहते हैं? तो स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और ये कौन नियम से लिया गया है?
द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। अगला, अब जो है अगला आपका प्रश्न आ रहा है, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि जब F1 पीढ़ी का फिनोटाइप दोनों जनकों के लक्षणों के बीच का मिश्रण होता है तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के लिए स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन अपूर्ण प्रभाविता, स्नैपड्रैगन, आपका मिराबिलिस, जलप्पा, ये सब जो है आप लोगों का क्या था? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण था। अपूर्ण प्रभाविता का क्या था? उदाहरण था। अगला कहता है कि बहुविकल्पता किसे कहते हैं? मल्टीपल एलिज्म क्या है? तो कहता है कि जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दो से अधिक एलील मौजूद हो तो इसे बहुविकल्पता कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव में एवीओ रक्त समूह होता है जिसे 3 एलील यानी ए बी समझ रहे हैं, तो यानी जो है और आई, तो ये नियंत्रित करते हैं। चलिए अगला है, सहप्रभाविता क्या है? तो कहता है ना कि जब F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे कि मानव रक्त AB, मानव रक्त समूह AB, और जिसमें एलील आई और क्या होता है A, और आई और क्या होता है B अपना प्रभाव दिखाता है, यानी साथ साथ दोनों गुण जाता है। रक्त समूह AB वाले क्या दर्शाते हैं? सहलगनता को भी दर्शाता है, और आप लोग को क्या किसको दर्शाता है? सह प्रभाविता को भी दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एपीओ रक्त समूह को सभी संभावित जीनोटाइप मानव रक्त समूह में कुल 6 जीनोटाइप संभव हैं। पहला रक्त समूह A, दूसरा रक्त समूह B, रक्त समूह AB और रक्त समूह O। बाबू हम ये भी यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि ये दोनों जो है ना 2 रूप में रहता है। कितने रूप में? 2 रूप में रहता है। एक होता है एंटीजन, एक क्या होता है? एंटीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिजनी, और एक होता है प्रतिरक्षी जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। तो रक्त समूह AB में क्या होता है? तो बाबू एंटीजन को कैपिटल AB द्वारा सूचित किया जाता है और एंटीबॉडी को स्मॉल AB द्वारा सूचित किया जाता है। तो A में क्या होता है? इसमें A होता है और इसमें स्मॉल B होता है। इसमें क्या होता है कि कैपिटल B होते हैं और स्मॉल A होते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों एंटीजन ही उपस्थित होते हैं और ये क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन रक्त समूह में क्या होते हैं कि ये दोनों एब्सेंट हो जाते हैं और ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो अब अगला है कि पीलियोट्रॉफी तथा पॉलीजेनिक वंशागति। पीलियोट्रॉफी, तो अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों को परिभाषित करना है ना, अंतर समझना है, बढ़िया से समझ लीजिए। कहता है कि जब एक एकल जीन एक से अधिक फिनोटाइप लक्षणों को नियंत्रित करता है तो उसे हम कहते हैं बाबू पीलियोट्रॉफी। क्या कहते हैं? पीलियोट्रॉफी। क्या बताओ? जब एक एकल जीन एक से अधिक फिनोटाइप लक्षणों को नियंत्रण करता है तो उसको हम बोलते हैं पोलियोट्रॉफी। लेकिन अब पॉलीजेनिक क्या कहलाता है? जब कहता है कि जब एक लक्षण कई अलग अलग जीनों द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक। ये पॉलीट्रॉफी का उदाहरण क्या है? फिनाइलकीटोनेरिया रोग। क्या है? फिनाइलकीटोनेरिया रोग। लेकिन पॉलीजेनिक का उदाहरण क्या है? मनुष्य की त्वचा का रंग या लंबाई। चलिए अगला, अब होता है आपके बीच दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का समाधान। ध्यान से सुनेंगे, देखिए क्या है। कहता है कि मेंडल के कुल कितने नियम है? सभी को परिभाषित करें। कुल कितने नियम थे? 3। मेंडलवाद की आलोचना से आप क्या समझते हैं? सहलगनता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ वर्णन करें। टर्नर सिंड्रोम का वर्णन करें। क्रॉसिंग ओवर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर के प्रकार तथा महत्व को लिखें और मानव में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखें। तो चलिए अगला, मेंडल का कुल कितने नियम थे? 3। मेंडल के कुल कितने नियम? 3। तो बताओ, पहला क्या था? प्रभाविता का नियम। पहला क्या है? प्रभाविता। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? पृथक्करण। और तीसरा क्या है? स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। यही तीनों लिखना है। ये आपका कितना नंबर का है? 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ग्रेगरसन, मेंडल और मानसिक के 3 प्रमुख नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम। बताओ, अभी हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बताओ, मेंडल के कुल कितने नियम है? 3। कितने नियम है? 3। कौन कौन? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। तो बताओ, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम कहाँ से लिया गया था? तो एक संकर क्रॉस से। कहाँ से लिया गया था? एक संकर क्रॉस से लिया गया था। ध्यान में आ रहा है? तो यानी ये एक संकर क्रॉस से, तो यानी स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। देखिए अब सबको हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है कि जब विपरीत लक्षण वाले 2 शुद्ध पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है
जो दिखाई देता है उसे प्रभावी और जो छिप जाता है उसे हम अप्रभावी कहते हैं। पृथक्करण का नियम में क्या कहता था, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये युग्मक के निर्माण के समय कारकों के जोड़े अलग हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही कारक मिलता है, एक ही कारक मिलता है, समझ रहे हैं। और स्वतंत्रता अभिविहन का क्या नियम कह रहा था कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाता था तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर स्वतंत्र होती थे, यह द्विसंकर क्रॉस से पर आधारित था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला मेंडलवाद की आलोचना क्या है। तो कहता है मेंडलवाद की आलोचना के तात्पर्य उन खोजों से जो मेंडल के नियमों की पूरी तरह पालन नहीं करती है, जिन्हें मेंडल के नियमों को अपवाद कहता है। जैसे कि मेंडल के नियम का अपवाद कौन कौन था, अपूर्ण प्रभाविता और सहलगनता, अपूर्ण प्रभाविता और सहलगनता। मेरे प्यारे बच्चे इसको जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख करके अपनी कॉपी में याद कर लेंगे। चलिए अगला है सहलगनता। ये सारा आपका क्लास नोट्स कॉपी में बताया हुआ है, सारा क्लास में हम रिवीजन भी करवा चुके हैं, इसीलिए मैं अभी सबों पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। अगला है टर्नर सिंड्रोम, ये भी मैं बता दिया हूँ। अभी आप जो का सोल्यूशन दे रहे थे तो वहाँ पे भी हम डिस्कस किए थे, ये भी सारा चीज़ आप लोगों को बताया हुआ है। अगला है क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, विनिमय क्या है, ये आप लोगों को भी बता दिए थे। चलिए